हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजय की ओर पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास, जो आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो आप इस क्लास को शॉर्ट रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो ये क्षेत्रफल जरूर याद रखना है, यानी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। एक बात और याद रखनी है, अगर आपसे पूछे कि भी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। इसका कितने प्रतिशत है, तो 7.33% बैठेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना बैठता है। प्रतिशत में पूछे तो 7.33%, और अगर वर्ग किलोमीटर में पूछे तो आप बताओगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से कि भारत में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। अगर बात करें पहले स्थान की, तो पहले स्थान पर राजस्थान आता है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद में चौथा स्थान अपने उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी लखनऊ है। ठीक है ना, ये लखनऊ राजधानी 1921 में बनाई गई थी सबसे पहले, तो ये ध्यान रखना है। 1921 में आंशिक तौर पर बनाई गई थी, 1935 से पूर्ण रूप से बनाई गई है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अपनी राजधानी लखनऊ 1921 से आंशिक रूप में बनाई गई थी और 1935 में पूर्ण रूप से बनाई गई थी। अगर बात करें सीमावर्ती प्रदेश की, तो हमारे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जो प्रदेश हैं, अगर उत्तर में बात करें तो उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। अगर बात करें पश्चिम में तो हरियाणा है, राजस्थान है। अगर दक्षिण में बात करें तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है। और अगर वहीं पे बात करें पूर्व की, तो बिहार और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से टोटल अगर राज्यों की संख्या बात करें तो 8 राज्य आते हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, दिल्ली। तो अपने प्रदेश की, यानी अपने उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और वहीं पे एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है जो नेपाल के साथ में अपना साझा करता है। तो नेपाल से भी उत्तर प्रदेश की सीमा साझा होती है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाले जिले की बात करें तो सोनभद्र ऐसा अपना जिला है उत्तर प्रदेश का कि जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। ये ध्यान रखना है, स्पेशल एक ही जिला अपने उत्तर प्रदेश का ऐसा है जिसकी सीमा 4 राज्यों से लगती है। वो 4 राज्य कौन से हैं, एक राज्य है बिहार, दूसरा झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है सोनभद्र। इसके बाद में सहारनपुर का नंबर आता है जिसकी सीमा 3 राज्यों से लगती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक हरियाणा से। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर बात करें सीमावर्ती देश की, तो मैंने बता दिया सीमावर्ती देश कौन है, नेपाल है। प्रमुख अगर नदियों की बात करें तो प्रमुख नदियों में गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, केन, बेतवा और घाघरा, ये अपने उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के तौर पर जानी जाती हैं। अगर देश में प्रथम स्थान की बात करें तो अपना उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में प्रथम है, मसूर उत्पादन में प्रथम है, कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम आता है। अगर बात करें कुल सब्जी उत्पादन में और कुल बागबानी उत्पादन में, तो इसमें भी अपना उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान रखता है। वहीं अगर आलू उत्पादन की बात करें तो आलू उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, और आम और अमरूद और आंवला उत्पादन में भी अपने उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। कुल पशुधन की बात करें तो सब राज्यों में सबसे ज़्यादा है। गन्ना उत्पादन में अपने अगर राज्यों में सब में बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। अगर रेल मार्ग की बात करें तो रेल मार्ग भी अपने उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। ठीक है ना। बैंक शाखाएं अगर बात करें तो बैंक शाखाएं और पोस्ट ऑफिस आदि के मामले में भी उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगर बात करें मौसम की, तो मौसम जो ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से जून तक होती है। अगर वर्षा ऋतु की बात करें तो मध्य जून से लेकर लगभग सितंबर तक रहती है। और अगर वहीं पे शीत ऋतु की बात करें तो अक्टूबर से लेकर फरवरी तक रहता है। तो इस तरह से मौसम का है। अगर बात करें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर, तो सारी सकल जनसंख्या अपने उत्तर प्रदेश की कितनी है, ये आंकड़े ध्यान रखना है, 2011 की है। तो कितनी जनसंख्या है, 19,98,12,341। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या कितना है, 16.5% है, या 16.50 16.5% है। अगर महिलाओं की संख्याओं की बात करें तो महिलाओं की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या है 9,53,31,831। और वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो 10,44,80,510। तो ये संख्या है पुरुषों की।
अगर स्त्री पुरुष के अनुपात की बात करें तो 912 अनुपात 1000 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। यानी लिंग अनुपात कितना है अपने उत्तर प्रदेश का, तो 912 है, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, ठीक है ना। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। नहीं, जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या में अगर वृद्धि, दशक वृद्धि दर की बात करें तो ये 20.2% है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर बात करें राजकीय भाषा की तो राजकीय भाषा कौन सी है, अपनी हिंदी है, जो ध्यान रखना है, हिंदी। और सेकंड जो राजभाषा है वो उर्दू है। अगर राजकीय चिन्ह की बात करें तो राजकीय चिन्ह मछलियाँ एवं तीर धनुष है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो मछलियाँ ली गई हैं वो लखनऊ के रूमी दरवाजे से ली गई हैं, जिसकी लंबाई कितनी है, 60 फीट है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो राजकीय पुष्प कौन सा, अपना पलाश है, टेसू भी बोलते हैं इसे, ड्यूटिया मोनोस्पर्म इसका वैज्ञानिक नाम है। इसी तरह से अगर राजकीय वृक्ष की बात करें तो ये अशोक है, या फिर सीता अशोक बोलते हैं, अशोक का जो वृक्ष होता है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है सराका अशोका। इसी तरह से उत्तर प्रदेश दिवस की बात करें तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। अगर वहीं बात करें राजकीय पशु की तो जो राजकीय पशु है वो अपना बारहसिंगा है, जिसका वैज्ञानिक नाम है रूस रवूस डुवाउसेली। अगर बात करें राजकीय पक्षी की तो राजकीय पक्षी सारस या क्रोच बोलते हैं इसे, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो जरूर याद रखना है, ग्रूस एंटीगोन। अगर वर्तमान में राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल है श्रीमती आनंदीबेन पटेल। और वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की शहरी जनसंख्या की बात करें तो वो कितनी है, 4,44,95,063 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, 4,44,95,063। जो शहरी जनसंख्या परसेंटेज में अगर पूछे तो कितनी बताओगे, 22.3%। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो ये 15,53,17,228 है, ठीक है ना, जो प्रतिशत में बैठेगी 77.7%। यानी उत्तर प्रदेश में शहरी जनसंख्या 22.3% है और ग्रामीण जनसंख्या 77.7% है। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे निर्वासित जो जनसंख्या है 2011-12 के अकॉर्डिंग तो वो कितनी है, 29.43% है, ठीक है ना, ये भी बात याद रखनी है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य सहभागिता दर तो ये कितनी है, 32.94%, ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। अगर बात करें जीवन प्रत्याशा की तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2015 से 19 के बीच में रही है। तो अगर कुल व्यक्ति की बात करें तो ये रही है 65.6, ठीक है ना, यानी 65.6 वर्ष। पुरुष जीवन प्रत्याशा जो रही है वो 65.0 रही है। और वहीं महिला जीवन प्रत्याशा की बात करें तो ये 66.2 वर्ष। यानी अपने उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो लाइफ है वो ज़्यादा है और पुरुषों की जो लाइफ है वो कम है, ठीक है ना। ये 65 है पुरुषों की लाइफ का पैमाना, और महिलाओं का जो औसतन है वो 66.2 वर्ष है, ठीक है ना, ये ध्यान रखनी है। ये इसी तरह से धर्म के अनुसार अगर जनसंख्या के आंकड़े 2011 के अनुसार देखें तो जो हिंदुओं की आबादी है वो 79.73% है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर मुस्लिम की आबादी की बात करें तो 19.26% है, यानी 19.26%। और हिंदू कितने हैं, 79.73%, ठीक है ना। वहीं हिंदू कितने हैं, 79.73%। अगर बात करें सिखों की तो सिख कितने हैं, 0.32%। वहीं ईसाइयों की बात करें तो ईसाई कितने हैं, 0.18%। अगर जैन की बात करें तो कितने हैं, 0.11%। और बौद्धियों की अगर बात करें तो ये कितने हैं, 0.10%। और अगर अन्य धर्म की बात करें तो ये बस 0.01% में सिमट जाते हैं। और ऐसे भी लोग हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो उनका प्रतिशत 0.29% है, ठीक है ना, ध्यान रखना है, 2% 0.29%। अगर साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर जो है अपने उत्तर प्रदेश की 67.7% है 2011 के अनुसार। वहीं पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 70.3% है। स्त्री साक्षरता दर जो है वो 57.2% है, यानी स्त्री साक्षरता दर कम है पुरुष की तुलना में, ठीक है ना, ध्यान रखना है। पुरुषों की कितनी है, 77.3%, और स्त्री साक्षरता दर कितनी है, 57.2%। याद करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुल साक्षरता दर है 67, अगर उसमें आप 10 जोड़ दोगे तो पुरुष साक्षरता दर आ जाएगी 77.3%, मतलब लगभग में 77.3% आ जाएगी। और आप माइनस कर दोगे तो फिर स्त्री साक्षरता दर आ जाएगी, ठीक है ना। 67 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 57, और 67 में 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 77। तो ये याद करने के लिए आसान रहेगा। इधर पॉइंट वाली वैल्यू आप याद भी ना रखोगे तो कोई दिक्कत ना है। अगर बात करें नगरीय साक्षरता दर की 2011 के अनुसार तो नगरीय साक्षरता दर
75.1% है, जो ज़्यादा है, ठीक है ना, अच्छी खासी है। नगरों में पुरुष की साक्षरता दर की बात करें तो 80.4% है, और अगर स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों की 69.2% है। ग्रामीण साक्षरता दर 2011 के अनुसार 65.5% है, ये भी ध्यान रखना है। और अगर पुरुषों की बात करें ग्रामीण में तो 76.3% है, और अगर स्त्रियों की बात करें तो 53.7% है। अब कुछ याद रखनी है प्रशासनिक इकाइयाँ, ठीक है ना। तो आर्थिक अगर संभाग की बात करें, आर्थिक संभाग क्षेत्र, तो ये अपने उत्तर प्रदेश में 4 है। मंडलों की संख्या अगर बात करें तो ये 18 हैं, और अगर जिलों की संख्या की बात करें तो ये आप सबको पता होगी कि जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। अगर बात करें नगरों एवं नगर संकुलनों की संख्या 2011 के अनुसार, नगरों एवं नगर संकुलनों की संख्या तो ये 915 है। ग्राम पंचायतों की अगर बात करें तो ये 58,189 हैं, और अगर न्याय पंचायतें बात करें तो ये अब अस्तित्व में नहीं है, ध्यान रखना है, 2017 की अधिसूचना के अनुसार। और अगर तहसीलों की बात करें तो तहसीलों की संख्या 351 है, और अगर बात विकास खंड की बात करें तो विकास खंड 826 है, ठीक है ना। नगर पंचायतों की बात करें तो नगर पंचायतों की संख्या 546 है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। इसी तरह से नगर पालिका परिषद 200 हैं। नगर निगम की बात करें 2022 के अनुसार तो 17 हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और वहीं कुल राजस्व ग्राम की बात करें तो ये 1,06,774 है। और अगर वहीं पे बात करें आबाद ग्राम की 2011 के अनुसार तो ये 97,814 है, ठीक ना, ध्यान रखना है। अगर बात करें प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों की तो ये 7,479 हैं, और अगर बात करें जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की तो ये 50 हैं। उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास बैंक की अगर बात करें तो ये 323 है, ठीक है। इसी तरह से अगर बात करें एलोपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय की तो ये 5,121 है। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों की बात करें और औषधालयों की तो ये 2,111 हैं। अगर बात करें होम्योपैथिक चिकित्सालय और औषधालय की तो ये 1,585 हैं। अगर बात करें विद्युत के क्षेत्र में तो उत्पादन क्षेत्र विद्युत के जो हैं वो 2,612 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगर प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग की बात करें तो 401 किलोवाट घंटा। अगर प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन की बात करें तो 112 किलोवाट घंटा है। अगर प्रदेश में विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता की अगर बात करें तो ये 31,522.18 मेगावाट की क्षमता है, ठीक है ना। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की तो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की तो इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, ठीक है ना। इसी तरह से एक याद रखना है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह, ये कब बना था, ये बना था 1942 में, और किस जगह है, अलीगढ़ में, ठीक है ना, ध्यान रखना है, हरदुआगंज ताप विद्युत गृह। अगर बात करें परमाणु विद्युत गृह की तो अपने उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु विद्युत गृह है जो नरोरा बुलंदशहर में पड़ता है, और ये कब बना था तो 1989 में बनके तैयार हुआ था। अगर बात करें परिवहन और संचार की तो कुल परिचालित मार्ग की जो लंबाई है वो 712,000 किलोमीटर है। अगर डाकघरों की बात करें तो 17,890। अगर डाकघरों की बात करें तो 17,890 डाकघर है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 31 दिसंबर 2022 के अनुसार 12,270.23 किलोमीटर है। अगर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई की दृष्टि से देखें तो देश में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई में। प्रदेश से होकर गुजरने वाले सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग का जो नंबर है वो अब ध्यान रखना है, जो अपने उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कितना हो गया है, नंबर अब 19 है। इसी का पुराना नाम क्या था तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 था। अगर बात करें उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी तो ये 1972 में हुई है। इसी तरह से ये ध्यान रखना है गंगा एक्सप्रेसवे जो कि इस समय अभी निर्माणाधीन है और बन रहा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 594 किलोमीटर लगभग, ध्यान रखना है, यानी एक्यूरेट जो लंबाई है 593.947 किलोमीटर है, आप 594 भी याद रख सकते हो। इसी तरह से एक बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई की बात करें तो ये 296.07 किलोमीटर है, तो आप याद करने के लिए 296 किलोमीटर याद रख सकते हैं। इसी तरह से
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की अगर कुल लंबाई की बात करें तो ये 340 किलोमीटर है, ठीक है ना, अप्रॉक्स में 340 किलोमीटर याद रखना है। और अगर वहीं बात करें आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई की तो ये 302 किलोमीटर है, ठीक है ना, ये याद रखना है। अगर बात करें यमुना एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है तो ग्रेटर नोएडा से जो आगरा तक जाता है इसकी लंबाई है 165 किलोमीटर। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये बना था 2001 में। अगर उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण की बात करें तो ये 2004 में स्थापित हुआ था। प्रदेश में अगर प्रथम रेलगाड़ी की बात करें कि कब चलाई गई थी तो याद रखना है 1859 में चली थी, इलाहाबाद प्रयागराज से लेकर कानपुर तक, ठीक है ना। वहीं अपने देश की अगर बात करें तो सबसे प्रथम रेलगाड़ी आपको पता होगी 1853 में चली थी बम्बई से थाने के लिए। अगर बात करें सर्वप्रथम हवाई डाक सेवा की तो 1911 में प्रारंभ हुई थी, जो इलाहाबाद या प्रयागराज से नैनी के बीच में चली थी। अगर भाषा अनुसार जनसंख्या की बात करें तो हिंदी भाषी जो लोग हैं वो 94.08% हैं, उर्दू भाषी जो लोग हैं वो 5.42% हैं, पंजाबी की बात करें तो 0.25% है, और वहीं बंगाली की बात करें तो 0.12% हैं। जनप्रतिनिधि की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोकसभा जो सदस्य हैं वे संख्या है वो 80 है, ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा है 80। उसी तरह से उत्तर प्रदेश के राज्यसभा सदस्यों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है 31। उत्तर प्रदेश के अगर विधानसभा के सदस्यों की बात करें तो 403 है। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद सदस्यों की अगर बात करें तो 100 है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश कितने ध्यान रखना है 9 है। अगर किसान बही योजना की याद रखना है तो बही से आ जाएगा 92, ठीक है, याद रखना है। किसान बही योजना कब प्रारंभ हुई थी 1992 में, ये पूछी जाती है। अगर बात करें चकबंदी योजना तो चकबंदी चक से याद रखना है 54, तो चकबंदी योजना कब स्टार्ट हुई है 1954 में। अगर बात करें उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है तो सबसे पुरानी नहर उत्तर प्रदेश की पूर्वी यमुना नहर है, जो 1830 ईस्वी में बनी थी। सबसे बड़ी नहर की अगर बात करें तो शारदा नहर है, तो ये भी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, शारदा नहर। किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी उत्तर प्रदेश में तो 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना की प्रारंभ हुई थी। किसान मित्र योजना कब प्रारंभ हुई थी 18 जून 2001 को। अगर बात करें ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना तो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना 2009 में प्रारंभ हुई थी। इसी तरह से किसान रथ योजना 2010 से 2011 के बीच में चली थी। अगर ऊर्जा शहर योजना की बात करें तो ये 2008 की है। अगर प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता की बात करें तो ये 392 ग्राम प्रति दिन है 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। भारत में जो कि 444 ग्राम प्रति दिन होता है, ठीक है ना। अगर राज्य दुग्ध परिषद की बात करें तो 1976 में, ध्यान रखना ये 1976 में बना था राज्य दुग्ध परिषद। गोकुल पुरस्कार योजना जो है वो ध्यान रखना है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। अगर बात करें प्रमुख कृषि निर्यात जोन जिले की तो आगरा, हाथरस, फर्रुखाबाद, यहाँ से आलू का निर्यात होता है। अगर लखनऊ, उन्नाव और हरदोई से बात करें तो आम और सब्जियों का निर्यात होता है। वहीं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि से क्या होता है, आम का निर्यात होता है। और अगर बात करें बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत आदि से तो बासमती चावल का निर्यात होता है। अगर बात करें सिंचाई की तो शुद्ध बोया गया जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में वो 163.6 लाख हेक्टेयर है। अगर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो 144.16 लाख हेक्टेयर है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र शुद्ध बोए गए क्षेत्र से प्रतिशत अगर बात की याद करें तो ये 87% है। अगर फसल गहनता की बात करें तो फसल गहनता अपने उत्तर प्रदेश की कितनी है 162.4%। सकल सिंचित क्षेत्रफल, अगर बात करें सकल सिंचित क्षेत्रफल की तो ये 229.94 लाख हेक्टेयर है। कुल सृजन योग्य सिंचन क्षमता की अगर बात करें तो 370.32 लाख हेक्टेयर है। अगर सकल सिंचन क्षमता का उपयोग की बात करें तो ये 302.22 लाख हेक्टेयर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। अगर विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत विवरण ज्ञात करें तो ये ध्यान रखना है कि सिंचाई के साधन जो हैं, अगर विभिन्न साधनों द्वारा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का प्रतिशत का अगर विवरण ज्ञात करें तो ये ध्यान रखना है कि भी नलकूप के द्वारा जो सिंचाई होती थी वो 73.4% होती है। यानी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में सिंचाई का जो साधन है वो नंबर 1 पे क्या आता है, नलकूप, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और दूसरे नंबर पर जो आता है वो नहर आता है। और नहर कितनी, नहरों से सिंचाई कितनी होती है तो 15.1%। यानी सबसे ज़्यादा नलकूप और दूसरे नंबर पर नहरों से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है 15.1%। और नलकूप का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है 73.4%। अगर वहीं तीसरे नंबर की बात करें तो कुओं से सिंचाई होती है 8.6%। और तालाब और झीलों द्वारा जो सिंचाई होती है वो बस 0.6% है। और अगर अन्य साधनों की बात करें तो ये 2.3% में समा जाते हैं। अगर बात करें वन एवं वन्य जीव की
तो वन और वन्यजीव के जो आंकड़े हैं ये ध्यान रखना है कि ISFR 2021 के अनुसार प्रदेश के अभिलेखों में कुल अभिलिखित वन क्षेत्र ये 17,384 वर्ग किलोमीटर है। इसमें अभिलिखित वन क्षेत्र 11,560 वर्ग किलोमीटर है। संरक्षित वन क्षेत्र 296 वर्ग किलोमीटर है। अवर्गीकृत क्षेत्र ये 5,528 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें कुल अभिलिखित वन क्षेत्र का कुल भौगोलिक क्षेत्र में प्रतिशत कितना है, तो ये ध्यान रखना है 7.22% है। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण की और वनावरण का प्रतिशत की बात करें तो ये बस कितना है 9.23% है, 9.23%। वनावरण अंतर्गत क्षेत्रफल की बात करें तो ये 14,817.8 वर्ग किलोमीटर है। अति सघन वन की बात करें तो ये 2,626.61 वर्ग किलोमीटर यानी 2,626.61 वर्ग किलोमीटर। और अगर मध्यम सघन की वन की बात करें ये 4,029.37 वर्ग किलोमीटर है। और अगर खुले वन की बात करें तो ये 8,161.9 वर्ग किलोमीटर है। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र ये बस ध्यान रखने 28 है। कुल वन्यजीव संरक्षण केंद्र कितने हैं 28। वन्यजीव विहार की बात करें तो कितने हैं 11। पक्षी विहार की बात करें तो कितने हैं 14, यानी वन्यजीव विहार कितने हैं 11 और पक्षी विहार ज़्यादा हैं, ध्यान रखना है 14। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क एक ही अपने यहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में कितना है एक ही नेशनल पार्क है, दुधवा नेशनल पार्क। अगर बात करें टाइगर रिजर्व की तो टाइगर रिजर्व की संख्या अब 4 हो गई है, ठीक है। दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व और चौथा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर बात करें एलिफेंट रिजर्व की तो एलिफेंट रिजर्व जो है वो 2 है। इसी तरह से सर्वाधिक एवं सबसे कम वन प्रतिशत वाले अगर 2 जिलों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वन प्रतिशत है वो सोनभद्र में है और अगर सबसे कम की बात करें तो ये भदोही जिले में है। इसी तरह से अगर सबसे पुराना वन्यजीव विहार की बात करें तो सबसे पुराना वन्यजीव विहार चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है जो कि चंदौली जिले में है, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये कब बना था 1957 में। इसी तरह से अगर सबसे बड़ा वन्यजीव विहार की बात करें तो ये हस्तिनापुर है और इसका जो क्षेत्रफल है 2073 वर्ग किलोमीटर है। और अगर बात करें कि सबसे छोटा वन्यजीव विहार तो ये महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है जो किस जिले में है ललितपुर जिले में है, ठीक। अगर सबसे बड़ा वन्य पक्षी जीव विहार देखें, अगर सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो लाख बहुसी पक्षी वन्यजीव विहार है जो कि कन्नौज में है। अगर सबसे छोटा पक्षी वन्यजीव विहार की बात करें तो ये ध्यान रखना है ये सेखा पक्षी वन्यजीव विहार है जो कि अलीगढ़ में है। अगर पहला ग्राम वन की बात करें, पहले ग्राम वन की तो ये बेलहत्ती ग्राम है सोनभद्र का, ये भी याद रखना है। अब आ जाते हैं खनिजों के ऊपर। तो खनिज के मामले में अगर बात करें तो भूतत्व और खनिज कर्म निदेशालय ये 1955 में बना था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम ये 23 मार्च 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर प्रथम खनिज नीति की बात करें तो ये दिसंबर 1998 में आई थी, ठीक है ना, ध्यान रखना है। और अगर बात करें यूरेनियम अपने उत्तर प्रदेश में कहाँ पे मिलता है तो एक जिला है ललितपुर, उसमें अपने यूरेनियम का खनन होता है। और अगर हीरे की बात करें तो हीरा कहाँ पे प्राप्त होता है बांदा से, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर बात करें उद्योगों की तो उद्योग के मामले में देखते हैं कि सबसे बड़ा जो उद्योग है अपने उत्तर प्रदेश में वो हथकरघा उद्योग है, ये ध्यान रखना है। और कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला जो है वो हथकरघा उद्योग है। इसी तरह से अगर बात करें संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की, संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र की तो ये कौन सा है, ये संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र कितने हैं 14, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर बात करें प्रथम चीनी मिल की तो ये विशेष तौर पे याद रखना है कि प्रथम चीनी मिल कौन सा है प्रतापपुर देवरिया वाला, ठीक है, ध्यान रखना है। ये 1903 का अपना चीनी मिल है, ये सबसे पहला है राज्य का चीनी मिल। अगर बात करें चीनी उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है तो चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र के बाद में दूसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। वहीं गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है, ठीक है। उत्तर भारत का मानचेस्टर की बात करें तो ये कानपुर है। वहीं अगर बात करें भारत स्टील रोलिंग मिल की तो ये मुजफ्फरनगर है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है। रेल पहिया कारखाना रायबरेली में है। बनारस लोकोमोटिव वर्क्स रेल इंजन कारखाना यानी रेल के जो इंजन बनते हैं वो कहाँ पर बनते हैं वाराणसी में। वहीं अगर बात करें टाटा मोटर्स ट्रंक प्लांट तो ये लखनऊ में है। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये लखनऊ में है। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड ये कहाँ पे बाराबंकी में। इसी तरह से वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म ये कहाँ पे नैनी प्रयागराज में।
इसी तरह से नैनी एरोस्पेस लिमिटेड हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड KHAL द्वारा अधिग्रहण से गठित है। ये कहाँ पे? नैनी प्रयागराज में। यानी नैनी एरोस्पेस लिमिटेड कहाँ पे? नैनी में। त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड ये कहाँ पे? नैनी में। आयुध उपस्कर कारखाना ये कहाँ पे? कानपुर में। कोरबा आयुध कारखाना ये अमेठी में है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र विनिर्माण केंद्र ये कहाँ पे? लखनऊ में। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसी तरह से अगर बात करें उर्वरक कारखाना इफ्को का, तो ये आंवला में है जो कि बरेली के पास है। इसी तरह से फूलपुर में भी है जो प्रयागराज जिले में है। उर्वरक कारखाना HURL ये गोरखपुर में है। अगर बात करें कृत्रिम रबर कारखाना, तो ये मोदी नगर गाजियाबाद में है और परतापुर के पास में भी है मेरठ में। ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगर बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो ये गाजियाबाद में है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो झांसी में है और वाराणसी और जगदीशपुर जो है अमेठी में। ठीक है ना। अगर उत्तर प्रदेश औद्योगिक सहकारी संघ की बात करें तो ये कहाँ पे है? कानपुर में। ठीक है ना, 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की बात करें तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक और निवेश निगम की बात करें तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड की बात करें तो ये कानपुर में है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लिमिटेड की बात करें तो ये लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद की बात करें तो ये भी लखनऊ में है। और अगर उत्तर प्रदेश राज्य चरम विकास और विपणन लिमिटेड की बात करें तो ये आगरा में है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड ये लखनऊ में है। इसी तरह से अगर बात करें औद्योगिक विकास प्राधिकरण की, तो उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण कानपुर में है। इसे बोलेंगे शॉर्टकट में UPSIDA, तो ये ध्यान रखना है, कानपुर में है। इसी तरह से अगर नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें, जिसे नोएडा बोलते, तो ये कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें, जिसे गीडा बोलते हैं, तो ये कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है ना। सतहरिया औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी सीडा ये कहाँ पे? जौनपुर में। इसी तरह से अगर बात करें बृहद नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण की यानी ग्रेटर नोएडा की, तो ये कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये कहाँ पे? ये है लीडा यानी कहाँ पे? लखनऊ में। भदोई औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये कहाँ पे? ये बीडा है यानी भदोई में। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो ये ईडा है। ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बात करें तो UPIDA बोलते हैं शॉर्टकट में। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? बीडा बोलते हैं। इसी तरह से अगर बात करें पर्यटन से संबंधित क्वेश्चंस की, तो पर्यटन विभाग जो है वो पर्यटन विभाग की जो स्थापना हुई है वो 1956 में हुई है। पर्यटन निदेशालय जो बना है 1972 में बना है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में हुई है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा यानी प्रथम पर्यटन नीति ये 1998 में है। नई पर्यटन नीति जो लागू हुई है 2022 में। हेरिटेज अगर आर्क की बात करें तो 3 है हेरिटेज आर्क। ठीक है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। हेरिटेज आर्क की संख्या 3 है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। मैत्रेय युग परियोजना की बात करें तो ये मैत्रेय परियोजना जो है वो बौद्ध स्थलों को जोड़ने से संबंधित है, बौद्ध स्थलों के विकास से संबंधित है। इसी तरह से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल स्मारक की बात करें तो ताजमहल को ध्यान रखना है, ये 1983 में शामिल हुआ था। आगरे का किला 1983 में शामिल हुआ था और फतेहपुर सीकरी ये 1986 में शामिल हुआ था। यानी 1983 में ध्यान रखना है ताजमहल और आगरा, और 1986 में फतेहपुर सीकरी। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अगर बात करें तो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में रामलीला 2008 में और कुंभ मेला 2017 में शामिल किया गया है। अगर वहीं बात करें माननीय कांशीराम पर्यटन प्रबंध संस्थान की तो ये चिन्नट में है, यानी चिन्नट कहाँ पे? लखनऊ में। सांस्कृतिक तत्वों की अगर बात करें तो राज्य ललित कला अकादमी, ये ध्यान रखना है, राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना हुई थी 1965 में लखनऊ में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में, और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका पूर्व जो नाम था वो ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश नाट्य भारती था। अगर बात करें भारतेंदु नाट्य अकादमी की तो ये लखनऊ में है और ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में है। जनजातीय एवं लोक कला संस्कृति संस्थान की बात करें तो ये लखनऊ में है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय की बात करें तो ये लखनऊ में 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। भारतीय कला भवन की बात करें तो ये वाराणसी में है, 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की बात करें तो ये 1975 में बना था। एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है अपने उत्तर प्रदेश का कथक। भातखंडी संगीत संस्थान, ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, 1966 में इसकी स्थापना हुई थी।
अब इसका जो नाम है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है। नोट करके ये बात ध्यान रखनी है कि पूर्व नाम मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक था इसका। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में हुई थी और 1966 में इसका नाम भातखंडे संगीत संस्थान रखा गया है। अगर बात करें मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की तो ये लखनऊ में है, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार की बात करें तो ये लखनऊ में है। अगर स्थापना की बात करें तो ये इसकी स्थापना 1949 में इलाहाबाद में हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। सर्वाधिक अगर मेले की बात करें तो सबसे ज़्यादा मेले कहाँ पे लगते हैं? मथुरा में लगते हैं, 86 मेले। अगर बात करें कुषाण एवं गुप्तयुगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ पे है तो ये मथुरा में है। ये कुषाणों से संबंधित ध्यान रखना है, मथुरा में। बटेश्वर मेले की अगर बात करें तो ये आगरा में लगता है। वहीं सुलेकुल उत्सव भी कहाँ पे लगता है? आगरा में लगता है। इसी तरह से चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का फेमस है। अगर बात करें तबला एवं सितार के आविष्कारक की तो तबला और सितार का आविष्कारक माना जाता है अमीर खुसरो साहब को, तो ये याद रखना है। अगर बात करें अयोध्या शोध संस्थान की तो ये अयोध्या में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करें उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान की तो ये लखनऊ में है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। इसी तरह अगर बात करें शिक्षा के मामले में तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। इसी तरह से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना 1972 में हुई है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान कृषि परिषद की स्थापना 1989 में हुई है। वहीं डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड की स्थापना कानपुर में 1997 में हुई थी। ठीक है ना। अगर बात करें राजकीय जेके कैंसर संस्थान तो इसकी स्थापना कानपुर में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ये कहाँ पे? रायबरेली और गोरखपुर में है, ये बात भी याद रखनी है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय की तो ये कहाँ पे? सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश भाषा विभाग की बात करें तो ये 1958 में स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की बात करें तो ये 1976 में स्थापना हुई है इसकी। और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की बात करें तो इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। उर्दू को द्वितीय राजभाषा जो घोषित किया गया है वो ध्यान रखना है, 1989 में घोषित किया गया है। अगर डीम्ड विश्वविद्यालयों की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 7 है। और यूजीसी सूची में कितनी है? 9 ही ध्यान रखना है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी शिव नाडार यूनिवर्सिटी ये कितनी है? 1 है। राज्य विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो कृषि विश्वविद्यालयों सहित इनकी संख्या कितनी है? 38 है। और यूजीसी सूची में इनकी संख्या 34 है। वहीं केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें तो इनकी संख्या 6 है, ये ध्यान रखना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? 6। अगर निजी विश्वविद्यालयों की बात करें तो ये कितने हैं? 31 हैं। ठीक है ना। जबकि यूजीसी की सूची में कितने हैं? 32 हैं। कुल विश्वविद्यालयों की अगर बात करें डीम्ड सहित तो इनकी संख्या 83 बैठती है। अगर यूजीसी सूची की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 82 है। तो दोस्तों आज इसी के साथ अपनी क्लास एंड करते हैं और आपसे जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहें। सभी के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।